प्रियंका गांधी ने जब से पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री ली है, यानी कि लगभग 2 साल हो चुके हैं, तब से लेकर आज तक वो अपने एक ही नारे पर अड़ी हुई हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अभी केरला में भी अपना लोकसभा इलेक्शन इसी नारे के साथ में लड़ रही हैं और बाकी औरतों को भी यही बोलती हैं कि तुम लड़की हो, लड़ सकती हो, किसी से भी डरो मत। लेकिन हिमाचल में जहां कांग्रेस की ही सरकार है, वहां इसके एकदम उलट कहानी चल रही है। हिमाचल में इन्होंने एक आईपीएस को सिर्फ इसलिए लंबी छुट्टी पर भेज दिया क्योंकि उसने इनके एक विधायक की बेटी का चालान कर दिया था और उसके आगे घुटने नहीं टेके थे। इस आईपीएस को हिमाचल प्रदेश की लेडी सिंघम कहा जाता है, पर अफसोस कांग्रेस वालों को अपने परिवार के अलावा बाहर का कोई भी जांबाज, कोई भी शूरमा हजम ही नहीं होता, बर्दाश्त ही नहीं होता और शायद तभी उन्होंने इसे घर पर बिठा दिया। अभी अपनी बातों के और अपने नारों के कितने बड़े फर्जी हैं आप समझ ही सकते हैं और इसी तरह की कुछ फर्जी और हवाई बातें आज सुप्रिया श्रीनेत भी डिबेट में करती हुई पाई गई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं। वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहां लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं। महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमेशा से ही हिंदू धर्म और खासकर मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करते रहने वाली कांग्रेस और उसकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज मनुस्मृति के ही एक मंत्र को, एक श्लोक को कोट करती पकड़ ली गई। फिर क्या, सुधांशु त्रिवेदी ने उसको वहीं धर लिया और उसकी ऐसी तैसी कर डाली। बाकी क्या कुछ हुआ इस डिबेट में, इस बहस में, आप खुद देखिए। अखिलेश यादव 140, राहुल गांधी 150, प्रियंका जी 180, ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना एक, इतना दो, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम खाम हवा में लट्ठे बांध रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु और दुविधा नहीं है। प्रिया जी, आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने कहा इकोनॉमी, अब बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल खोलिए अपना मोबाइल में, अभी से कहता हूं। 2004 में कितने का था डीजल? 22 रुपया। 2014 में हमारी सरकार आई, 52 रुपया। कितना राइज हुआ? 220%। आज कितना है डीजल? 87 रुपए। कितना राइज है? 65%। अब सुनिए, 90 रुपए। अरे सुनिए ना, तो कितना हुआ? 90 देता हुआ 70%। 70% हुआ ना, आपके में 210%। और सुनिए, पेट्रोल कितना था 2004 में? 32 रुपया। जब हमने छोड़ा, जब इन्होंने छोड़ा 67 रुपया। कितना राइज हुआ? 210%। आज कितना है? 97 रुपए, 60%। बोलिए, आपके जमाने में 2 गुनी महंगाई बढ़ी है। किसी भी चीज पर चुनौती से कहता हूं। मोबाइल खोल के चेक करिए, जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था, और सब्सिडी के सिर्फ 6 सिलेंडर में थे। सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई। WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। इसलिए जो मार्केट रेट था उसकी बात करिए। अब सुनिए, अंबानी अडानी, बड़ी मजेदार बात सुनिए। राहुल गांधी तो खाली एक सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं, जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके वो वीडियो में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी सीनियर। मगर क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष की फोटो नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं, सबसे असफल अध्यक्ष हैं, मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि ये हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर-उधर की बातें करते रहते हैं। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा बेहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है।
एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है? अनंत हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा, ज्योति मिर्धा से लेकर लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, से लेकर गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहां पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। सुनिए, संविधान जानते हैं संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल है कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया। संविधान की उद्देशिका, वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। इसलिए सबको पता है संविधान की रक्षा किसने की। अब दूसरी बात बताता हूं, इन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। अरे आप नहीं आते, कोई आपके यहां शादी का न्योता देता है, आप जाए ना जाए, पर ये तो नहीं लिख के देते मैं नहीं आऊंगा आपकी बेटी की शादी में, लिख के दिया। और मैं कोट करना चाहता हूं, राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए, बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई, बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे, मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गईं। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए यह अंतर की बात है। और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा, आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। अरे असलियत यह है कि चीन आपके घर में घुसा हुआ है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए, मैं आज कहती हूं, पूरा विपक्ष आपके साथ है। इनको क्या भरोसा है? गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड फाइट में। और चाइना ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी लिस्ट नहीं जारी की। आपको यह आंकड़ा यकीन का लगता है कि 20 लोग हाथ की फाइट में मारे जाएं, उधर से एक भी मारा ना जाए, घायल भी ना हो? उस चीन के आंकड़े पे इनको भरोसा है। सोचिए, ये देश की सेना के साथ क्या बर्ताव करना चाहते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट रहे थे। चीन के आंकड़े पे भरोसा नहीं है, अपनी सेना के आंकड़े पे भरोसा है। आप देखिए, आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बड़े गर्व से कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा जी ने किए थे, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया खिलाफ नहीं थी। सोवियत रूस हमारे साथ खड़ा था, आधा दर्जन बार वीटो करके खड़ा था। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना शौर्य था तो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े बांग्लादेश में। पीओके क्यों नहीं सॉल्व कराया? वो छोड़िए, 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे, यानी वेस्ट पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं छोड़े गए? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है, उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं। और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। शांति से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, ठीक? वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहां लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? ये बताओ। आपको इसमें आपत्ति है? नहीं। महिलाओं के अगर ऐसा नाम बताइए, तो पता है? आपत्ति है?
आपको आपत्ति है? ना लिखा कहाँ है? मैंने तो बहुत देखिए, सारी चीजें यहाँ सुनाई वैसे मैं चौपाई। बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए इस कंपनी पे ये नहीं बोलेंगे। मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये डिबेट वैसे लगभग 6 महीने पुराना है, पर बदला आज भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज भी ये लोग मनुस्मृति को लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कोसते रहते हैं। कोसते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कोसने से कुछ बदल भी नहीं जाएगा और कुछ हटना भी नहीं है। लेकिन अगर उसे कोस रहे हो तो एटलीस्ट उसके किसी मंत्र को या श्लोक को कोट करके अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश तो मत करो, क्योंकि तुम उस आइडियोलॉजी को मानते ही नहीं हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।